तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं उन बुनियादी प्रक्रियाओं को जो हर जीवित चीज को चलाती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। इसका जवाब छिपा है मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शंस के एक कमाल के सेट में और उस शानदार मशीनरी में जो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ती है, कॉपी करती है और कंट्रोल भी करती है। और इसी को समझने का जो रोड मैप है वो है एक बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। सीधी सी बात है, डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। बस यही वो कहानी है जो बताती है कि डीएनए में बंद जानकारी असल में काम करने वाली मशीनरी यानी प्रोटीन्स में कैसे बदलती है। तो जिंदगी के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी इतनी सारी इंफॉर्मेशन को सेफ और कॉम्पैक्ट तरीके से स्टोर कैसे किया जाए, और इसका हल निकला एक कमाल के मॉलिक्यूल के रूप में डीएनए। अच्छा, इंफॉर्मेशन स्टोर तो हो गई। अब अगली पहेली, जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो इस पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट की एक एकदम परफेक्ट कॉपी कैसे तैयार की जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, और ये नाम जितना कॉम्प्लेक्स लगता है तरीका उतना ही स्मार्ट है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हर कॉपी एकदम सटीक बनती है, गलती की गुंजाइश लगभग न के बराबर। अब ये काम अकेले नहीं होता, इसके लिए मॉलिक्यूलर मशीनों की एक पूरी टीम काम पर लगती है। सबसे पहले आता है हेलिकेज, जो जिपर की तरह डीएनए को खोलता है। फिर प्राइमेज आकर काम शुरू करने का सिग्नल देता है। इसके बाद आता है मेन हीरो डीएनए पॉलीमरेज, जो मास्टर बिल्डर की तरह नए स्ट्रैंड्स बनाता जाता है। और आखिर में लाइगेज आकर सब कुछ जोड़कर सील कर देता है। मगर कहानी में एक ट्विस्ट है। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं ना, वो एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक दूसरे की उल्टी दिशा में चलते हैं। अब इसकी वजह से दोनों को एक ही सीधे साधे तरीके से कॉपी नहीं किया जा सकता, और यहीं पर सेल के लिए एक बड़ी पहेली खड़ी हो जाती है। तो इस पहेली का हल क्या है? एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड असेंबली लाइन। ये सिस्टम दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ मैनेज करता है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसे ट्रॉम्बोन मॉडल नाम के एक खास लूप में घुमाकर कॉपी किया जाता है। कमाल का जुगाड़ है ना? अब सोचिए, ये जो डीएनए का ब्लूप्रिंट है, ये कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। इस पर केमिकल डैमेज और कॉपी करने में हुई गलतियों का लगातार हमला होता रहता है। अगर इसे ठीक करने के लिए कोई रिपेयर टीम ना हो तो ये कोड बहुत जल्दी ही करप्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे सेल्स ने इसका भी इंतजाम कर रखा है। उनके पास गलतियों को परमानेंट म्यूटेशन बनने से पहले ही ठीक करने के लिए कई अलग अलग और बहुत स्पेसिफिक रिपेयर सिस्टम्स मौजूद हैं। तो चलिए इनमें से 3 मेन रिपेयर सिस्टम्स को देखते हैं। एक है मिसमैच रिपेयर, जो कॉपी पेस्ट की गलतियों को पकड़ता है। दूसरा है बेस एक्सिजन रिपेयर, जो एक एक खराब हुए अक्षर को काट के निकाल देता है। और तीसरा है न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, जो यूवी डैमेज जैसी बड़ी भारी भरकम गड़बड़ियों को ठीक करता है। अब देखिए, ये जो मास्टर ब्लूप्रिंट यानी डीएनए है, वो न्यूक्लियस नाम की एक सुरक्षित तिजोरी या लाइब्रेरी में बंद रहता है। वो बहुत कीमती है, उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसके इंस्ट्रक्शंस सेल के बाहर साइटोप्लाज्म में मौजूद फैक्ट्रियों तक पहुंचते कैसे हैं? इसका हल ये है कि उस ब्लूप्रिंट के सिर्फ उतने हिस्से की एक डिस्पोजेबल यानी यूज एंड थ्रो कॉपी बना ली जाए जिसकी जरूरत है। इसी कॉपी को कहते हैं मैसेंजर आरएनए या शॉर्ट में एमआरएनए। और ये कॉपी बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। और हाँ, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं उनमें ये आरएनए मैसेज सीधे काम पर नहीं लग जाता, पहले उसे तैयार किया जाता है। समझिए, उसे एक चिट्ठी की तरह भेजा जाना है तो उसके आगे एक प्रोटेक्टिव कैप लगाई जाती है, पीछे एक लंबी पूंछ जोड़ी जाती है ताकि वो रास्ते में खराब ना हो, और बीच में से जो फालतू की जानकारी है उसे काटकर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक कोडेड मैसेज तैयार है, लेकिन सेल इस मैसेज को पढ़ेगा कैसे, और इसे पढ़कर एक असली काम करने वाली चीज यानी एक प्रोटीन में कैसे बदलेगा? एक ऐसी छोटी सी मशीन जो कोई खास काम करती हो। यहां पर एक और नई मशीनरी की एंट्री होती है। इसमें शामिल है हमारा एमआरएनए का मैसेज, टीआरएनए नाम के एडेप्टर मॉलिक्यूल्स जो सही एमिनो एसिड को पकड़कर लाते हैं, और सबसे जरूरी राइबोसोम, जो कि असल में प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली दिलचस्प बात है, राइबोसोम। ये जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है वो खुद एक प्रोटीन नहीं है, ये एक राइबोजाइम है। मतलब अमीनो एसिड को जोड़ने का सबसे जरूरी काम कोई प्रोटीन नहीं बल्कि खुद आरएनए कर रहा है। ये हमें एक इशारा देता है उस प्राचीन दुनिया की तरफ जब शायद आरएनए ही पूरी बाजी संभालता था। अब एक सेल के अंदर हजारों जीन्स होते हैं,
लेकिन उसे हर वक्त हर जीन की जरूरत नहीं होती। यहीं पर हमारे सामने आखिरी और सबसे बड़ी पहेली आती है। एक सेल ये फैसला कैसे करता है कि कब कौन से जीन को ऑन करना है और किसे ऑफ रखना है? चलिए, इसे समझने के लिए बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन का एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं, लैक ऑपेरॉन। तो देखिए, ये सिस्टम बड़ा सीधा सा है। जब माहौल में लैक्टोज नहीं होता तो एक रिप्रेसर प्रोटीन आकर डीएनए पर बैठ जाता है और जीन को ब्लॉक कर देता है। समझिए, स्विच ऑफ हो गया। लेकिन जैसे ही लैक्टोज आता है, वो इस रिप्रेसर को वहां से हटा देता है और रास्ता खुल जाता है, यानी स्विच ऑन। कितना सरल और कितना असरदार जेनेटिक स्विच है। लेकिन ये तो हुई बैक्टीरिया की बात। जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स जीव हैं, उनमें ये कंट्रोल सिस्टम और भी ज्यादा एडवांस्ड होता है। इसमें एनहांसर जैसे डीएनए के हिस्से होते हैं जो जीन से बहुत दूर होकर भी उसे कंट्रोल करते हैं। और तो और एपिजेनेटिक्स जैसे तरीके भी होते हैं जो डीएनए पर केमिकल निशान लगाकर ये तय करते हैं कि कौन सा जीन पढ़ा जाएगा और कौन सा नहीं। और यहीं पे हम एक बहुत गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। अगर किसी जीव के हर सेल में जेनेटिक ब्लूप्रिंट बिल्कुल एक जैसा है, तो फिर कोई सेल स्किन का सेल कैसे बनता है और कोई दिमाग का सेल कैसे? उसकी पहचान कैसे तय होती है? इसका जवाब जीन रेगुलेशन के इसी कॉम्प्लेक्स डांस में छिपा है। यही वो जेनेटिक स्विच के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जो एक ही जीव के अंदर और पूरी दुनिया में हमें दिखने वाली सारी डायवर्सिटी पैदा करते हैं।